है, कोई भी हेरेसमेंट होता है, तो उसका समाधान वो उस समस्या को वो किस तरह से देखें। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ अपनी पहली मुख्य वक्ता डॉक्टर भारती शर्मा को, जो वो इसके बारे में कुछ छात्राओं को बताएं। थैंक यू इंदु मैम। मेरी आवाज ऑडिबल है सर? हाँ, आ रही है। रेस्पेक्टेड प्राचार्य मैम एवं इंदु मैम एवं जैन सर एवं सभी पार्टिसिपेंट, सबसे पहले मैं थैंक्स देना चाहूंगी आप लोगों का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया एक इंट्रोडक्शन के लिए। और सेकेंडली मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी और अपना वर्क बताना चाहूंगी। मैं डॉक्टर भारती शर्मा सीधी मध्य प्रदेश में एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर पोस्टेड हूँ। मेरा जो वर्क है वो यही है कि स्टेट की तरफ से जो भी केस रजिस्टर्ड होते हैं हमारे, पुलिस जिनमें एफआईआर करती है केस रजिस्टर्ड उनमें कन्विक्शन कराना मेरा वर्क है। और मैं स्पेशली पॉक्सो एक्ट पे वो करती हूँ। पॉक्सो एक्ट में जो बच्चियां 18 साल से बिलो की होती है उनके उनके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट की इंसिडेंट होती है उनमें हमारा मेन एम रहता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सजा कराना। अब जो है मैं बताना चाहूंगी इसके बारे में, मैम ने जैसा मुझे कहा कि इसे लीगल फील्ड से रिलेटेड है ये। आज समाज में जो अपराध हैं महिलाओं के प्रति वो डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं, मतलब मिनट मिनट पे बढ़ रहे हैं। चाहे वो घर हो, चाहे पब्लिक प्लेस, वर्क चाहे वर्क प्लेस हो। इसलिए इतना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम स्पेशली गर्ल्स को, महिलाओं को अवेयर होना चाहिए कि क्या क्या ऐसे लॉ हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ बेसिकली गर्ल्स को, वुमेन्स को ये पता ही नहीं है कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। लीगल लीगल उसका अभाव है अवेयरनेस का। तो नॉलेज इज ए पावर। एज ए डॉटर, एज ए पेरेंट्स, एज ए एम्प्लॉय, एज ए वुमेन। तो अब मैं, क्योंकि मैम ने मुझे बताया कि टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, तो मैं बहुत बहुत शॉर्ट में नट एंड शेल में बताना चाहूंगी। हमारे यहाँ बहुत सारे, वैसे तो वुमेन्स के लिए बहुत सारे लॉ बने हुए हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लॉ हैं जो मतलब हमको जिनके बारे में जर्नल वे में अवेयर होना चाहिए। सबसे पहला है चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसका इन्फोर्समेंट हुआ 2007 में। इसका मेन ये है कि अगर लड़की की उम्र 21 साल से कम है और लड़की की उम्र अगर 18 साल से कम है तो उनकी जो मैरिज है, अगर उनके पेरेंट्स के द्वारा उनकी मैरिज की जाती है तो उसमें लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। सेकेंड है स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट क्योंकि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के लोग रहते हैं, तो उनकी जो मैरिज है, उनकी मैरिज जब तक लीगल स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक उसको उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे जो बेनिफिट लॉ प्रोवाइड करता है। थर्ड है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसके बारे में जनरली सभी जानते हैं। डाउरी का लेना और देना दोनों ही उसके लॉ के उसमें अपराध हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है डाउरी की डिमांड पर किसी लड़की की मैरिज को वो करता है तो वो उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती है और कोर्ट के थ्रू उसको रिलीव मिलेगा। नेक्स्ट है इंडियन डिवोर्स एक्ट। जैसे कि इसके नाम से लिटरली पता चलता है कि ये जो डिवोर्स से रिलेटेड जो प्रोसीडिंग है उसको टैकल करता है। जैसे जुडिशियल सेपरेशन है, डिवोर्स है, और अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं करता या वाइफ हस्बैंड के साथ बिना किसी रीजन के मैट्रिमोनियल ड्यूटीज को पूरी नहीं करती तो उसके लिए हम इसमें इंडियन डिवोर्स एक्ट में जा सकते हैं, जिसके लिए पूरे इंडिया स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कुटुंब न्यायालय, फैमिली कोर्ट बने हुए हैं। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों को जनरली नहीं पता होता। इसमें भी वेजेस, अगर किसी कोई वुमेन्स पर मैटरनिटी छुट्टियां क्लेम कर रही है तो उसके लिए उसको मैटरनिटी लीव मिलती है, और अगर मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है तो उसको उसके लिए वेजेस मिलता है अलग से। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इस एक्ट में भी कुछ इसको इलीगल टर्मिनेसी को रोकने के लिए इस एक्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस। हमारे जो भी कॉलेज की गर्ल्स हैं आगे चल के वो सर्विसेज में जाएंगी तो उनके लिए इसका जानना बहुत जरूरी है कि अगर वर्क प्लेस पे उनके किसी सीनियर या किसी भी व्यक्ति के द्वारा उनके साथ कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है तो उसके लिए एक कमेटी बनी हुई होती है, उस कमेटी के थ्रू वो एप्लीकेशन कर सकती है तो उनको उसमें रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रिवेंशन एक्ट। ये एक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जर्नली बहुत ही कम लोग वो गर्ल्स जानती है।
अगर कोई व्यक्ति या कोई ग्रुप किसी भी वुमेन्स की ऐसी पिक्चर को प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है, या किसी की हेल्प करता है, या एडवर्टाइज करता है, या एग्जिबिट करता है, चाहे वो ऑफलाइन करे चाहे वो ऑनलाइन करे, तो इस एक्ट में इंडिसिपेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन्स एक्ट, इसमें उनको इसका बेनिफिट मिल सकता है। नेक्स्ट है, एक है इक्वल उसका पारिश्रमिक पाने का अधिकार। जेंडर के आधार पे कोई भी कंपनी ये वो नहीं कर सकती कि उनको कम सैलरी दे या बॉयज को ज्यादा सैलरी दे। अब जो है मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें बताना चाहिए, तो मैंने एक जर्नल बताया, इसके अलावा हमारी आईपीसी, SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, ये सब एक्ट में वुमेन्स के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन की व्यवस्थाएं हैं। एक आईपीसी, अब मैं कुछ आईपीसी की इंपॉर्टेंट वो बताना चाहूंगी जो जनरली हमारे प्रैक्टिकल यूज में आते हैं, जैसे ईव टीजिंग, गर्ल्स के साथ किसी भी पुरुष के द्वारा, वो किसी भी व्यक्ति की किसी भी उम्र का हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी महिला के साथ कोई भी गंदा कमेंट करेगा, कोई जेस्चर इस तरीके का जेस्चर क्रिएट करेगा जिससे कि उसको ऐसा लगता हो कि कुछ सेक्सुअल उसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो आईपीसी की सेक्शन 295 509 में वो पुलिस कंप्लेंट कर सकती है लड़की। जैसे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो मेरे ख्याल से जनरली लड़कियां जानती हैं, वो ये है कि 354 आईपीसी, इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की की लज्जा भंग करने के आशय से, इंटेंट टू डिमोलाइज के आशय से अगर उस पर कोई हमला करेगा या आपराधिक बल करेगा, मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री का हाथ पकड़ लिया, किसी लड़की का, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो, चाहे 18 ईयर से बिलो हो, चाहे अबो हो, या एनी एज ग्रुप की हो, अगर उसके साथ छेड़ा खाने की कोशिश करेगा, हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा, या उसके कपड़ों को छूने की कोशिश करेगा, तो 354 आईपीसी में वो जाके एफआईआर करा सकती है, और एफआईआर की कॉपी उसको फ्री प्रोवाइड की जाएगी। और अगर उसकी किसी पुलिस जैसे कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती है गर्ल्स के लिए कि उनकी एफआईआर नहीं लिखी जा रही या कोई उनकी सुनने वाला नहीं है, तो इसके लिए और भी रेमेडी सीआरपीसी में अवेलेबल है। वो चाहे तो एसपी के पास कंप्लेंट कर सकती है, अगर एसपी भी नहीं सुन रहे तो एक रिटन में कंप्लेंट आईजी के पास कर सकती है, मतलब जो भी हायर अथॉरिटी है उन अथॉरिटी के पास वो एक कंप्लेंट कर सकती है, जिसका केस कोर्ट में फाइल होगा, फिर उसके बाद उसमें हम लोग उसकी तरफ से फ्री लीगल एड उसको स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, उनकी तरफ से हम लोग उनका केस लड़ते हैं। नेक्स्ट है लैंगिंग, इसमें अच्छा जो मैंने 354 अभी बताया सेक्शन, इसमें कई सारी चीजें ऐसी हैं जैसे स्टॉकिंग है, पीछा करना, कोई पुरुष किसी स्त्री का स्पष्ट रूप से अगर वो नहीं चाहती अनक्षा दर्शित करने के बावजूद बार बार उसका पीछा करेगा, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या उससे कांटेक्ट करने का किसी भी तरीके का वो करेगा, चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या ईमेल के माध्यम से हो या किसी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, मतलब एनी मोड, चाहे वो मैनुअल हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे ईमेल हो या इलेक्ट्रिक वो कम्युनिकेशन हो, मतलब किसी भी तरीके से वो उससे अगर गर्ल्स को उसकी बिना मर्जी की परेशान करने की कोशिश करेगा, तो इसके लिए आईपीसी की सेक्शन 354 और आईटी एक्ट की धाराएं। और आजकल एक चीज और बताना चाहूंगी, अब आने वाले टाइम में जितनी भी वो है वो फिजिकल ना होके सारी एक्टिविटीज अब चालू हो गई हैं उसके ऑनलाइन के माध्यम से, चाहे वो फेसबुक का मोड हो, चाहे वो उसका हो ईमेल हो, इंटरनेट हो, मतलब किसी भी तरीके से, तो वो सब भी ये सेक्शन 354 आईटी एक्ट कवर करते हैं। एक होता है किसी पुरुष के द्वारा ऐसी परिस्थिति में जब अगर कोई स्त्री किसी प्राइवेट कार्य में, जैसे वो नहाने में लगी है या कुछ भी ऐसा कपड़े चेंज कर रही है, जैसे कि आजकल मॉल में इंसिडेंट होती है, और अगर वो ये एक्सपेक्ट करती है कि इसको कोई देख नहीं रहा होगा, लेकिन अगर कोई इसको देख रहा है, उसकी फोटो खींच रहा है या उसकी फोटो को प्रसारित कर रहा है, तो 354 में अपराध होगा। इसके अलावा एक और है, अगर कोई किसी स्त्री को जबरदस्ती कपड़े उतारने के लिए बाध्य करेगा या उस पर हमला करेगा या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, तो ये भी ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री को उसकी सहमति के बिना, अच्छा मैं एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे 376 के बारे में, कोई व्यक्ति किसी स्त्री को 18, हम यहाँ क्योंकि बड़ी गर्ल्स को इंटरेक्ट कर रहे हैं इसलिए 18+ की बात कर रहे हैं, 18+ की गर्ल्स का मतलब है उनकी कंसेंट। अगर इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी लड़की ने किसी पुरुष के साथ उसकी अपनी सहमति से 4 बार रिलेशन बनाए
और एक बार उसने रिलेशन बनाने से मना करा तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी और उसके लिए वो 376 में कार्रवाई कर सकती है। वो पुरुष ये वो नहीं ले सकता, प्ली नहीं ले सकता कि क्योंकि 2 बार 3 बार हमारे कंसेंट से रिलेशन बने या इसमें, तो ये रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। किसी भी स्त्री 18 साल से प्लस की क्या है के बिना कोई पुरुष उसके साथ अगर रिलेशन बनाता है या उसको किसी भी तरीके से ये बाउंड मैंने करता है रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये चीज ये सब की लगती है, वहाँ किससे लगवाई है आपने की? इसके अलावा सेक्शन 376 किसी माइनर लड़की का व्यापार करना, ये भी उसकी कैटेगरी में आता है। 16 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार करना, ये आईपीसी में भी नई सेक्शन जोड़ी गई है। अगर कोई लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम है तो उसके साथ बलात्कार करना, ये स्पेसिफिक धाराएं हैं। अगर बलात्कार के दौरान महिला की मृत्यु हो जाए और अगर वो पागल हो जाए तो ऐसी दशा में उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन लेजिस्लेशन के द्वारा किया गया है। 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ बलात्कार करना, ये भी, इसमें भी कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन है। ये अभी नए अमेंडमेंट हुए हैं, ये सब कैपिटल पनिशमेंट की प्रोविजंस है। 12 साल से कम आयु की स्त्री के साथ सामूहिक बलात्कार करना, ये सब कैपिटल पनिशमेंट है। हाँ, एक सेक्शन और है, सेक्शन 376, वो भी 377, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पुरुष या स्त्री या जीव जंतु के साथ प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध स्वैच्छिक इंद्रिय भोग करेगा, मतलब जो नेचुरल की कैटेगरी में नहीं आता, जैसे कोई पुरुष किसी उसके साथ जानवर के साथ बलात्कार करता है या किसी भी अननेचुरल तरीके से उसके साथ वो करेगा, संभोग करेगा, तो वो 376 इसके लिए अलग से प्रावधान है। और एक सेक्शन है 509, किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के आशय से कोई शब्द करना, ध्वनि करना, अंग विक्षेप करना, कोई अपना कोई प्राइवेट बॉडी पार्ट किसी स्त्री को दिखाएगा या कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा और इस आशय से करेगा कि कोई स्त्री या लड़की उसको सुने, तो इससे उसकी स्त्री की एकांतता का वो अतिक्रमण होता है, इसलिए ये आईपीसी के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके अलावा अगर एक और सेक्शन है स्पेशल SC/ST एट्रोसिटी एक्ट, ये स्पेशल SC/ST कैटेगरी की गर्ल्स के लिए है। अगर कोई SC/ST की कैटेगरी की कोई गर्ल है, उसके साथ किसी व्यक्ति के द्वारा 354 मतलब लज्जा भंग या फिर उसके साथ बलात्कार की घटना कारित की जाती है, तो इसके लिए एक अलग स्पेसिफाइड एक्ट बना हुआ है। अच्छा, इस एक्ट की एक क्वालिटी और है, इसमें आईपीसी में तो पनिशमेंट होगा ही होगा, SC/ST एक्ट में भी स्पेशली सजा का प्रावधान है। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट है, इसमें जैसे ही FIR होगी तो उसको कंपनसेशन की राशि दी जाएगी। FIR होते ही मुआवजे की, इसमें 376 के मैटर में 1,20,000 का वो दिया जाता है कंपनसेशन। जो FIR होते ही 60,000 का FIR होते ही दे दिया जाता है और उसका बाद जो रिमेनिंग होता है वो गवाही होने के बाद होता है और कुछ जो लास्ट बचता है वो उसका कन्विक्शन होने के बाद या एक्यूटल जो भी जजमेंट होता है उसके बाद दिया जाता है। एक और स्पेशल है, कोई अगर दिव्यांग महिला है, अगर दिव्यांग महिला के लिए लज्जा भंग करेगा तो दिव्यांगे जन अधिकार अधिनियम अलग से बना हुआ है। इसके अलावा मैंने IT एक्ट का तो बता ही दिया। IT एक्ट के अंतर्गत किसी भी स्त्री के द्वारा या किसी भी लड़की के द्वारा लड़की के विरुद्ध कोई भी अपराध किया जाता है तो उसके लिए IT एक्ट की धाराएं अलग से ओवर रूल करेंगी। अब मैंने मोटी मोटी आपको सेक्शन से अवेयर कराया। अब मैं ये बताना चाहूंगी कि इसमें और CRPC में भी अलग अलग प्रोविजंस हैं। इनमें 376 के जितने भी मैटर हैं, इन मैटर में जो इनका ट्रायल होगा वो ऐसे ही न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जहाँ की जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो, मतलब महिला हो, जो मजिस्ट्रेट या वो होंगी वो महिला अधिकारी होंगे। इसके अलावा जब कोई भी महिला या कोई भी लड़की रिपोर्ट करने के लिए जाती है किसी थाने में इस अपराध की, तो उसकी जो FIR है वो किसी महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही लिखी जाएगी। ये मैंडेटरी प्रोविजंस हैं। इसके अलावा अगर जो पीड़ित व्यक्ति है, मतलब महिला और विक्टिम जो इन धाराओं की है, लज्जा भंग और रेप के मैटर की, उसमें जो पीड़ित होगी वो स्थायी या अस्थायी रूप से या मानसिक या शारीरिक रूप से अगर निशक्त है, मतलब वो दिव्यांगजन की कैटेगरी में आती है,
तो उसके साथ घटित अपराध की इत्तला, जो इंफॉर्मेशन है, उसके निवास स्थान पर या जहां वो चाहती है, जहां इजीली अवेलेबल होगा, वहां पर किसी मीडिएटर की प्रेजेंस में, और इंटरप्रिटेटर, अगर कोई बोल नहीं सकती, गूंगी बहरी लड़की है या फिर जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, तो उनके लिए एक अलग से इंटरप्रिटेटर की जो है वो शासन उनकी व्यवस्था करता है। उसी की प्रेजेंस में इंटरप्रिटेटर के माध्यम से ही उसकी वो रिपोर्ट लिखी जाएगी और उसके स्टेटमेंट होंगे, और इन्हीं स्टेटमेंट की एक वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। ये सब मैंडेटरी प्रोविजन है। ये सब प्रोविजन इसलिए लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए गए जिससे कि किसी महिला के साथ अनजस्टिस ना हो। इसके अलावा एक एक और स्पेशल प्रोविजन है, वो ये है कि अगर किसी महिला के साथ 376 मतलब रेप की या उसके साथ किसी छेड़खानी की इंसिडेंट होती है, तो उसकी तुरंत स्टेटमेंट के लिए उसको मजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने ले जाया जाएगा। इसका मेन पर्पस ये है कि पुलिस कई बार झूठी रिपोर्ट लिख देती है, कई बार जो है वो पुलिस उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेती, तो इसलिए इसके लिए एक डबल प्रोटेक्शन शील्ड का काम करता है। अगर पुलिस से कोई प्रॉब्लम है तो सीधा जाकर उसकी वो जो है उसको मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष उसके स्टेटमेंट होती है, जिससे कि झूठ बोलने की संभावना खत्म हो जाए। इसके अलावा एक और स्पेशल वो इसमें ये है कि आईपीसी में जितने भी जो 376 जो मैंने बताया रेप के जो मैटर है, इनमें अपराध का जो इन्वेस्टिगेशन है वो एफआईआर रजिस्टर्ड होने से 2 महीने के अंदर पूरा करने की वो है, मतलब टाइम लिमिट है कि 2 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। इसके अलावा जैसे ही किसी स्त्री के साथ रेप होता है या कोई भी फिजिकल असॉल्ट की इंसिडेंट होती है, तो उसका डॉक्टर के यहाँ जाके उसका सबसे पहले पुलिस डॉक्टर के यहाँ उसका एग्जामिनेशन कराएगी, और कोई भी डॉक्टर सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, वो उसका एग्जामिनेशन करने से मना नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा मना करता है ऐसा करने से, तो उसके लिए पेनल्टी सेक्शन है, उसके लिए मतलब उनको जो है कन्विक्शन किया जाएगा, उनका ट्रायल चलाया जाएगा उसके लिए। इसके अलावा बलात्कार या जो भी ये मैंने बताया सेक्सुअल असॉल्ट के मैटर है, इनमें जो है ये कोशिश ये न्यायालय की ड्यूटी है कि जब आरोपी मतलब वो आरोपी के सामने, आरोपी उनके सामने ना आए, जिससे कि उनके ऊपर पीड़िता के ऊपर कोई प्रेशर ना क्रिएट हो, जिससे कि वो अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दे। इसके अलावा जांच और विचारण के बाद जो है 2 महीने के अंदर वो होगा, 2 महीने के अंदर उसका ट्रायल पूरा किया जाएगा। एक और इसका इम्पोर्टेंट वो ये है इस फीचर्स, वो ये है कि जो इसका बंद कमरे में मतलब कैमरा ट्रायल प्रोसीडिंग की जाएगी। इन मैटर में जो भी प्रोसीडिंग होगी वो सब कैमरा ट्रायल प्रोसीडिंग होगी, मतलब खुले स्थान पे उसका ट्रायल नहीं कराया जाएगा। उसके ट्रायल के लिए कोर्ट रूम के अंदर कमरा बंद करके ट्रायल किया जाता है, और उस ट्रायल को जहां तक यथासंभव होगा वह महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा ही किया जाएगा। जैसा मैंने बताया भी, चाहे लोग प्राइवेट अस्पताल हो चाहे गवर्नमेंट अस्पताल हो, चाहे केंद्रीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के हो स्टेट गवर्नमेंट के हो, इन सेक्शन में जो अभी मैंने बताया 376, 376 ए बी, 376 डी, सी, इन सब में और भी जो इससे रिलेटेड है, इन सब में अपराध के पीड़ित को तुरंत इसकी बिना किसी फीस लिए हुए उपचार उपलब्ध कराएगा। मतलब वो डॉक्टर, ये गवर्नमेंट या प्राइवेट डॉक्टर ये नहीं कह सकते पहले आप जाके एफआईआर कराओ उसके बाद आके आप हमारे यहाँ हम इलाज ट्रीटमेंट करेंगे। कोई भी अस्पताल ट्रीटमेंट करने से मना नहीं कर सकता। और वो मैंने एक बताया है कि 376 और 354 आईपीसी और इसके जो भी सेक्शन है, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट रिलेटेड जो भी ऑफेंस है, उनमें पीड़िता का कैरेक्टर या पूर्व संबंध, मैंने बताया कि वो जब ट्रायल होगा तो ट्रायल के दौरान वो नहीं ले सकते कि जो है इसका कैरेक्टर लेस महिला है या फिर ये पहले से मेरे साथ सेक्सुअल में रिलेशन में रही है, मतलब इस तरीके की जो कोई भी वो डिफेंस उनके द्वारा नहीं लिया जाएगा। अगर लड़की ने मना किया, उसकी कंसेंट नहीं है, तो ये माना जाएगा, ये प्रेज्यूम किया जाएगा। इन सेक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है जो लीगल एक्सपेक्ट है कि ये माना जाएगा अगर गर्ल ने ये कहा कि उसके साथ इस व्यक्ति ने सेक्सुअल असल्ट किया है, तो जो है ये माना जाएगा कि किया है। ये साबित ना साबित करने का भार, बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर होता है कि उसने ऐसा नहीं किया। ये मोटे मोटे मैंने वो बताए जो आईपीसी के सेक्शन जो हर गर्ल्स। इसके अलावा एक और है
304B 304B IPC। इसके अंतर्गत अगर किसी नवविवाहिता स्त्री के विवाह होने के 7 साल के अंदर किसी ऐसी अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में हत्या होती है, मतलब मृत्यु होती है, और उससे पहले ये दिखाया जाता है कि उसके द्वारा, उसके परिवार या उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड इन लॉज के द्वारा कोई भी उसको टॉर्चर किया जाता था या कोई भी डिमांड की जाती थी, तो ये प्रेज्यूम किया जाएगा कि वो दहेज मृत्यु है। इसको भी बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज पर होगा कि वो ये प्रमाणित करे ये दहेज मृत्यु नहीं है। मैम और टाइम है या मैं उसको वो करूं? डॉक्टर जैन सर। जी मैम, जी मैम। मैं इसको बाइंड अप करूं या और इसको एलोबरेट कर सकते हैं? बाइंड अप करके ना फिर हम कुछ टाइम स्टूडेंट के क्वेश्चन के लिए हाँ, दे देते हैं, तो इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक ठीक है। अब मैं जो है सभी गर्ल्स को एक मैसेज भी देना चाहूंगी कि अब हमारे जो सबसे बेस्ट वो होते हैं ना, जो बेस्ट एडवाइजर या बेस्ट वेल विशर जो होते हैं वो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, जिसपे भी मतलब हमारा ट्रस्ट हो। तो अगर कोई ऑफेंस की शुरुआत अगर किसी उसमें हो रही है, क्योंकि ये इंसिडेंट आइसोलेटेड ऑफेंस होते हैं और धीरे 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 ये मतलब ऑलमोस्ट धीरे धीरे ये आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कोई भी ऑफेंस अगर उनको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति उन्हें ई टीज कर रहा है या कुछ इस तरीके से धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे अच्छा वो इन्फॉर्म करे, वो अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, जो भी जिसपे भी वो ट्रस्ट करते हैं सबसे पहले। क्योंकि जो चीजें छुपाने से ना ये सब चीजें खत्म नहीं होती, ऑफेंस वो और ज्यादा बढ़ती हैं। लेजिस्लेशन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट, मतलब पता नहीं कितनी सारी एजेंसियां काम कर रही हैं वुमेन्स के प्रोटेक्शन के लिए। तो मेरी एडवाइस ये है कि वो जो है तुरंत किसी ना किसी को इन्फॉर्म करे और उसके बाद लीगल प्रोसीडिंग में आगे जाए। क्योंकि होता क्या है, ये गर्ल्स बड़ी शाई नेचर की होने की वजह से बहुत सारी चीजें किसी से शेयर ही नहीं करती। और जब वो शेयर करती है, जब वो ऑफेंस, एसिड अटैक, इस तरीके की इंसिडेंट, इसका जो है वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस, लास्ट कॉन्सिक्वेंसेस। एसिड अटैक के रीजन ही ये होते हैं, धीरे 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 वो पहले जो है वो गर्ल्स से बात करना शुरू करते हैं बॉयज, या धीरे धीरे ये बढ़ती चली जाती है। तो मेरी ये एडवाइस है कि वो सब, अगर इस तरीके की कोई इंसिडेंट क्रिएट होनी शुरू हो रही है, तो जो आजकल तो कॉलेजेस हैं वहां पे कमेटी बनी हुई है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स भी एज ए फ्रेंड ही काम करते हैं। तो सबसे पहले वो तुरंत उनको इमीडिएट इन्फॉर्म करें और उसके बाद जो भी लीगल एक्शन है वो उसके। और इसके अलावा मैं अपना मैम इंदु मैम के थ्रू अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दूंगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे ना पर्सनली वो भी कर सकती हैं, कांटेक्ट भी कर सकती हैं। तो लीगल जो भी वो होगा वो हम हर तरीके से लीगल एड प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा लीगल सेल बने हुए हैं आजकल बहुत सारे, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो मेरा सभी से एडवाइस है कि इसको मतलब वो ना करें, इसको शाई और वो सब ना करें, उसको तुरंत इन्फॉर्म करें जिसको भी। अब मैं इंदु मैम, स्पेशली इंदु मैम का थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू इंदु मैम। जी डॉक्टर जैन सर। थैंक यू मैम, बहुत बहुत अगर धन्यवाद जानकारी कुछ देने के लिए। क्वेश्चन हो जी तो पूछ लीजिए, कोई जी क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो आप बता दीजिए मुझे। मैं सभी सभी स्टूडेंट से मैं कहूँगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। और एक मेरा भी क्वेश्चन था कि अभी जैसे न्यूज़पेपर में आ रहा है कि अब ये अनलॉफुल सिटीजन कन्वर्जन एक्ट जो बन रहा है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। तो पार्डन? जो धर्म छुपा के जो शादी करते हैं और कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में भी बच्चों को थोड़ी सी जानकारी। इसके लिए सबसे पहले तो अपना अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि है क्या कि अब कहते हैं है क्या कि इसके लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्या होता है, सोशल साइट के माध्यम से एक दूसरे से कांटेक्ट में आते हैं, फिर बिना पेरेंट्स की नोटिस या बिना जान पहचान के उस रिलेशन को आगे थ्रू कर लेते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है, ये लीगल प्रोसीजर, लीगल तो जो है वो बात की वो है, वो तो जब कोई ऑफेंस हो जाएगा उसके बाद पनिशमेंट का प्रोविजन है ना। लेकिन हम कह रहे हैं सबसे पहले सेफ्टी ही इसका वो है। मैंने कहा ना, जैसे नॉलेज इज पावर, सेफ्टी हमारी प्रिकॉशन यही जरूरी है। बाकी तो फिर पीनल सेक्शन है, फिर तो ट्रायल चलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन उससे वो तो नहीं होगा ना जो हमको जो परिस्थिति क्रिएट हो रही है।
मैं अब स्टूडेंट से अनुरोध करूंगा कि कोई क्वेश्चन पुटअप करना चाहता हो। सुविधा बाती, हिंदू मैम, हिंदू मैम। अच्छा, लगता है कि उनका नेट कनेक्शन थोड़ा डिले हो रहा है। चलिए ठीक। मैम, जैसे कोई आता है क्वेश्चन में आपसे जी जी बिल्कुल। जी सर। भारती मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में जो आज की दूसरी मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर आशा भटनागर जी, वो भी वो आ भी गई है। कि आशा हाँ, भटनागर जो जी, मैडम आप संभालिए। हाँ डॉक्टर आशा भटनागर जी कहाँ चली गई? ये तो थी कल। डॉक्टर आशा भटनागर जी भी तो आई थी। अ, 1 मिनट रुके रहिए बस। रानी के नाम से है ना? मैम अपना स्पीकर ऑन कर लीजिएगा, उनका बंद है स्पीकर, शायद इसलिए नहीं आ रही उनकी आवाज़। माइक उनका बंद है, रानी मैडम का माइक बंद है, इसलिए रानी आदित्य के नाम। लो पढ़ो। मैडम बोलो बोलो हेलो यार, बोलो अब बोलो। हाँ जी बोलो। सर आशा मैडम, हेलो, आशा मैडम गुड मॉर्निंग नमस्कार। एवरीवन। हाँ जी, हाँ जी, आवाज़ आ रही है। आर यू एबल टू हियर मी? यस यस मैम, ओके ओके, थैंक यू वेलकम मैडम। मैडम भटनागर जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर इंदु शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे मिशन शक्ति अभियान से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद मैडम। मिशन शक्ति अभियान, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 17 अक्टूबर 2020 को इस अभियान का शुभारंभ किया। वास्तव में इसकी नितांत आवश्यकता थी। इस वेबिनार के संयोजक जिन लोगों ने छात्राओं के लिए ये आयोजित किया, वो निश्चय ही धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि मैं सोचती हूँ ये छात्राओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दिन प्रतिदिन महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध, कहीं 2 वर्ष की लड़की के साथ तो कहीं बूढ़ी महिला के साथ बलात्कार की ये घटनाएं इतनी आम हो गई हैं कि ये दुर्दांत घटनाएं हमें झकझोर दे रही हैं, हिलाकर रख देती हैं और हमें शब्द नहीं मिलते। केवल हम ये कहकर रह जाते हैं कि कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है, क्या किया जाए। लेकिन नारी अबला नहीं है। मिशन शक्ति का अर्थ ही है कि महिलाओं में कितनी शक्ति है, इसे हमें पहचानना है, जागरूक होना है। जवाहरलाल नेहरू जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, टू अवेकन द पीपल, it is the woman who must be aware. Once she is on the move, the family will move and nation will move. अर्थात कि अगर हमें लोगों को जागृत करना है तो हमें महिला को जागृत करने की आवश्यकता है। क्योंकि आवाज आ रही है मैडम मेरी? हेलो, आवाज आ रही है मैडम, आ रही है। क्योंकि एक बार अगर नारी मूव कर जाती है तो हमारी पूरा परिवार, पूरा राष्ट्र की संरचना इसी पर निर्भर करता है और ये हमारी भविष्य है। नेशन का, राष्ट्र का भविष्य इन्हीं पर निर्भर करता है। और जागरूक करना मेरे दृष्टिकोण से उसका माध्यम है केवल एक शिक्षा, जो हमारी छात्राएं प्राप्त कर रही हैं। ये सच है कि जो आज छात्राएं यहाँ बैठी हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें ये अवसर प्राप्त मिला है। इस अवसर का आप कितना लाभ उठा सकती हैं, ये निर्भर आप पर करता है। अभी मेरे से पूर्व मैडम ने आपको विधिक लीगल
जानकारी दी और मैं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस विषय में थोड़ी चर्चा करूंगी। परामर्श का अर्थ है सलाह देना, और ये सलाह बालक के जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाती है। ये कौन परामर्श देगा, ये आयु पर निर्भर करता है। आयु के स्तर के साथ साथ परामर्श देने वाले लोग बदलते चले जाते हैं। जैसे कि प्रारंभ में डॉक्टर भी सलाह देते हैं, लेकिन उससे पहले ही मनोवैज्ञानिक का कार्य प्रारंभ हो जाता है। मनोवैज्ञानिक से माता पिता संबंध स्थापित, बातचीत करते हैं, संपर्क करते हैं, और प्रत्येक स्टेज पर परामर्श देने की आवश्यकता होती है। बच्चे के जन्म के बाद भी पालन पोषण आदि के लिए कि कैसे टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाए, अर्ली चाइल्डहुड में क्या क्या समस्याएं आती हैं उनको कैसे डील किया जाए, और उसके बाद प्रारंभ होती है स्कूलिंग। इस पर भी निर्देशन की परामर्श की आवश्यकता होती है। लेकिन एडोलेसेंट, उससे पहले का जो स्टेज है वो भी बहुत क्रिटिकल होती है। बहुत समस्याएं बच्चों के सम्मुख आती हैं, उसके लिए बहुत माता पिता संपर्क स्थापित करते भी हैं, लेकिन बहुत से माता पिता को इस विषय में ज्ञान नहीं होता। लेकिन छात्राएं, क्योंकि युवा पीढ़ी है, तो इस विषय में आपको इसका ज्ञान होना चाहिए कि अगर कोई भी समस्या किसी भी स्तर पर आती है तो आप उसके लिए साइकोलॉजिस्ट या मनोवैज्ञानिक से संपर्क स्थापित करना सही रहता है। आप जिस एज में हैं वो है एडोलेसेंट, और इस समय बहुत समस्याएं आपके सामने आती हैं। ये एक ऐसी अवस्था होती है, स्टेज होती है, जब जो हमारे छात्राएं हैं वो दे फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लेकिन ये छात्राएं किसी से भी शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ा सा झिझक, हेजिटेशन, इसके कारण किसी से भी बात नहीं कर पाती। सर्वप्रथम हमारी बहुत सी छात्राओं को संघर्ष करना पड़ा होगा आगे की शिक्षा कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि ये समस्या भी अक्सर छात्राएं डिस्कस करती हैं कि मैडम हमें आगे पढ़ने की परमिशन घर से नहीं मिल रही। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो छात्राएं आज स्कूल में हैं वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में सक्षम हैं, और ये जीवन में सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अगर आप अपने माता पिता को कन्विंस कर सकती हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका आगे का समायोजन भी अच्छा होगा। इस समय बहुत सी समस्याएं ऐसी आती हैं, जैसे कि लड़कियां स्कूल में आती हैं तो अपनी सेल्फ इमेज के प्रति बहुत चिंतित होती हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, मैडम का हमारी तरफ अटेंशन जा रहा है या नहीं। इसी तरीके की और भी होती है कि प्रेशर होता है फ्रेंड्स का। कई फ्रेंड्स अच्छे होते हैं जो ये दबाव डालते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, समय अच्छे उसमें व्यतीत करना चाहिए। कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं जो कहते हैं कि चलो ठीक है, कॉलेज में पहुंचे हैं, बहुत मौज मस्ती का टाइम है। तो इसमें डिसाइड करने वाला जो व्यक्ति है वो आपको ये निश्चित करना है कि आपको किस दिशा में जाना है। इसके बाद सबसे जो गंभीर समस्या है वो आती है सुरक्षा की। सुरक्षा में बहुत सारे समस्याएं, आप बहुत दूर दूर गांव से हमारी छात्राएं आती हैं, अक्सर उन्हें आते टाइम भी बहुत समस्याएं बस में भी फेस करती हैं, रास्ते में भी फेस करती हैं, और अक्सर उनको छुपाती रहती हैं, किसी से शेयर नहीं करती, और जब वो गंभीर रूप धारण कर लेती है तब वो बताने की स्थिति नहीं होती, और उस वक्त सोचती है कि क्या किया जाए। और जैसा मैडम ने बताया कि उस वक्त लीगल एस्पेक्ट पर जोर दिया जाता है,
और उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन क्यों ना हम उस स्थिति तक पहुंचने से पहले ही अपने ऊपर ध्यान दें और ये सोचें कि इन समस्याओं को स्टार्ट होते ही क्यों ना हम इनसे निपट लें, तो वो ज्यादा अच्छा होगा, जिससे कि ये गंभीर रूप न ले। सबसे पहले जरूरत होती है कि आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि हम अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक हो जाते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं होते। वो बहुत जरूरी है, कर्तव्यों के प्रति जागरूक होने की बहुत जरूरी होता है। जब आप आए हैं, स्कूल तक पहुंचे हैं, कॉलेज तक, तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आपको अपने माता पिता के सम्मान की रक्षा करनी है, क्योंकि उन्होंने आपको एक विश्वास के साथ यहाँ भेजा है। तो कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे कि उनके विश्वास को ठेस पहुंचे। कई बार ऐसा होता है कि गलत ट्रैक पर चले जाते हैं, तो गलत ट्रैक पे जाने के लिए हमेशा अपने माता पिता को एक फ्रेंड की तरह समझें, उनके साथ प्रत्येक समस्या को शेयर करें। अगर माता पिता के साथ संभव नहीं हो पाता तो अपने भाई बहनों को फ्रेंड बनाइए, उनके साथ डिस्कस करें। अगर वो भी संभव नहीं है तो कोई फ्रेंड होगा आपका क्लास में जो अच्छा मित्र हो, उसे उसके साथ अपनी बातें शेयर करें। टीचर के साथ अपनी बातें शेयर करें। बहुत से, जैसे बीए लेवल में 3 आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उनमें 3 टीचर होते हैं। बहुत से टीचर्स होते हैं जिनके साथ आप इजी होते हैं और इजी होके बात कर सकते हैं। तो हमेशा ये जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, बनाए रखना चाहिए, जिससे कि आप उनके साथ अपनी हर समस्या को शेयर कर सकें। कभी भी अपनी सीमाओं को क्रॉस करने की ना सोचें, क्योंकि सीमाएं अगर आपने जान गए तो आप अपनी सीमाओं में को नहीं लांघेंगे और उसका कोई गंभीर परिणाम भी नहीं होगा। हमेशा ये कोशिश करें कि अपने अच्छे दोस्त बनाएं, जो अच्छे दोस्त आपको अच्छी सलाह दें। आपको हमेशा ये बात जानना की जरूरत है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है। ये पहचानने की क्षमता बहुत आवश्यक है। 5 साल की आयु से छोटा बच्चा भी ये पहचानने लगता है, लड़की या लड़का की गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। और यहीं से आजकल मनोवैज्ञानिक गुड टच और बैड टच के विषय में ज्ञान दे रहे हैं, कि जिससे आपके छूते ही आपको पता चल जाए। और अगर बैड टच है तो आप उसको वही स्टॉप कर दें और कहें नो, यू जस्ट स्टॉप इट। और नो मीन्स नो, नहीं का मतलब नहीं है। उसमें थोड़े से भी लालच या कोई आपको ये दिखे कि चलो पिक्चर चले जाते हैं, ये है, तो इस सब को अवेल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि शुरू में आपको नहीं पता होता, लेकिन धीरे धीरे आप अब धीरे धीरे के लिए आप अवसर ना देके, ये लड़कियों में एक विशेष क्षमता होती है, यानी इंद्री होती है, जिससे लड़कियां ये पहचान सकती हैं कि कौन व्यक्ति खराब है और कौन व्यक्ति गलत है। तो उसको पहचान के आप जो अच्छे लोग हैं उनसे ही संपर्क बना के रखें। और सबसे बड़ी बात ये है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अगर आपको गलत और सही में डिस्क्रिमिनेशन करना आएगा तो आप गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएंगी। हालांकि मैं ये बात निश्चित रूप से जानती हूँ कि बहुत से बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो जब आप बातचीत करते हैं तो वो पेरेंट्स आपस में बातचीत करके ये बात बताती हैं, स्पेशली माँ,
कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है। लेकिन हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपसे ना बातचीत करते हो, लेकिन आप अपनी तरफ से कोशिश करें और उन्हें बताएं और उनसे मार्गदर्शन लेने की कोशिश करें कि क्या सही है और क्या गलत है। इसी तरीके से अगर माता पिता से संभव नहीं हो पाता है तो एटलीस्ट आपके टीचर्स हैं तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी टीचर्स के साथ भी समस्या आ जाती है तो उसको भी छुपाने की जरूरत नहीं है। आप जिससे भी शेयर कर सकते हैं उसको बताएं और वो ट्रैक, वो मार्ग पर जाने से पहले ही स्टॉप आप अपने को कर दें और स्टॉप उस व्यक्ति को कर दें, तो ये समस्याएं इतना गंभीर रूप नहीं लेंगी। लेकिन आप अगर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में आ गई हैं, कठिन परिस्थिति है, तभी भी आप नर्वस ना हो, घबराए नहीं, हिम्मत से काम लें। और उस वक्त बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। टैक्टफुली अपने कुशल क्षमताओं के माध्यम से उस स्थिति से निकलने की कोशिश करें और अपने को सेव करें। ये आप कैसे सीख सकते हैं? अगर एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो ज्वाइन करना आपके लिए हितकारी होगा। एनएसएस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां आप ज्वाइन करें, नहीं तो रेंजर्स को ज्वाइन करें, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन आपको हिम्मत देती हैं, कार्य करने के लिए आपको मार्ग निर्देशन देती हैं। सबसे बड़ी बात, आप में कॉन्फिडेंस आता है और जब आप में कॉन्फिडेंस होगा तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति से बहुत आसानी से डील कर सकती हैं। कोशिश करेंगी तो उससे मैं सफल भी होंगी, क्योंकि ये बात निश्चित जान लीजिए कि अगर आपने हथियार डाल दिए तो आप असफल हैं। लेकिन अगर कोशिश करेंगी तो, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये बात दिमाग में रखिए। सेल्फ डिफेंस आपको जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि उन से आप अपने सेल्फ डिफेंस के तरीकों का प्रयोग करके आप अपने को सुरक्षित कर सकती हैं। अगर आपके यहाँ एटलीस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये आपके लिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और परिस्थितियों से जूझने की ताकत मिलेगी। नेक्स्ट, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि पेरेंट्स को, माँ को अपनी दोस्त बनाएं और उनके साथ कोई भी समस्या हो तो उसको करें। और सच है ये बात, जैसा कि अभी मैडम भी कह रही थी, कि प्रारंभ में ही आप इसको स्टॉप कर दें तो ये आपके लिए सही रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप उस स्थिति में पहुंच गई हैं तो उसमें झिझकिए मत, डरिए मत। किसी की भी हेल्प लेकर पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट कीजिए। छुपाने से कभी कुछ लाभ नहीं होता और इसमें आप अपने को विक्टिम मत समझिए। अगर आपके साथ कोई गलत घटना हो भी गई है उसमें आपका कोई दोष नहीं है, तो अपने को दोषी न मानते हुए आप उसके लिए न्याय के लिए कीजिए, जिससे कि आगे की जो जेनरेशन है, जो आगे के लोग हैं, वो उससे शिक्षा पा सके और उन्हें ये हिम्मत मिले कि उन्हें न्याय मिलेगा और जो दोषी है उसे दंड जरूर मिलेगा। हालांकि हमारे दंड में बहुत, जो न्याय प्रक्रिया है वो बहुत लंबी होती है, बहुत ऐसे ऐसे प्रश्न होते हैं, और लेकिन फिर भी उसमें कुछ झिझक महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम न्याय, जितना अन्याय को करने वाला इसमें दोषी है उतना ही अन्याय को सहन करने वाला भी दोषी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूंगी कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आप बहुत
शक्तिशाली हैं। आप अपने शक्ति से किसी भी परिस्थिति से जूझ सकती हैं, निकल सकती हैं। और अगर आप अपने को में साहस नहीं पाती हैं तो बहुत से ऐसे जो व्यक्तित्व हैं उस वक्त एक अपनी गर्दन को धीरे से झटका दें और एक विचार में लेकर आए कि रानी लक्ष्मीबाई थी, वो उस समय थी। आज तो इतनी टेक्नोलॉजी, पुलिस प्रशासन और ये हमारा जो मीडिया प्रशासन और ये सूचना देने की जो चीजें हैं वो सब इतनी विकसित हैं कि उससे न्याय मिलना संभव होगा। इसलिए आप झिझकिए मत, पीछे मत जाइए और अच्छे से अपने माता पिता के विश्वास को बना के अपने जितनी भी आत्मबल के सहारे समाज के साथ अच्छा अपने को एक अच्छा नागरिक बनाकर राष्ट्र के लिए अपना योगदान दें। थैंक यू। धन्यवाद मैडम, आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से और अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाल करके हमारी छात्राओं को अपनी बात बताई और किस तरह से वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, किस तरह से वो बच सकती हैं या किस तरह से उनको अवेयर रहना चाहिए, वो आपने बताया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना समय दिया। और मैं इसके बाद आमंत्रित करूंगी अपनी प्राचार्य डॉक्टर रेणु अग्रवाल को। मैडम थैंक यू मैडम। एक मिनट मैडम। हाँ हाँ बोलो। कुछ बच्चों की हाँ क्वेश्चन थे एक ना, तो एक बच्चे का क्वेश्चन था सुविधा, कनेक्टेड हो? ठीक है। हाँ हाँ सुविधा, इनका क्वेश्चन था एक सुविधा हाँ का जी, और एक हाँ बबीता जी, का। हाँ जी सर, मेरा हाँ जी, क्वेश्चन था मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था। नो डाउट कि मतलब स्त्री एक ऐसी आदि शक्ति है जो मर्द पैदा करती है, लेकिन अगर वो उसी मर्द को रिजेक्ट करती है और उसकी ईगो हर्ट होती है तो वो एसिड अटैक, किडनैपिंग, रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए फीमेल्स को क्या करना चाहिए? या कोई हेल्पलाइन है जो कि इसको एट रैंडम हेल्प कर सके, या फिर तो क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जिससे वो इन चीजों से बच पाए उस स्थिति में? अच्छा, जबकि मुझसे पूछे ना? जी हाँ जी मैम, आपसे। अच्छा अच्छा मैडम, मैं इसके लिए ये बात कहना चाहूंगी कि इसके लिए हेल्पलाइन हैं, क्योंकि जब ये घटना घटित हो जाती है और जैसा कि आपने ये कहा कि रिजेक्ट कर देते हैं और उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, तो मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी कि मेल की जो ईगो है वो फीमेल के सामने हर्ट होती है और उसे लेकिन रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट करना कि आपने मना कर दिया कि आप नॉट इंटरेस्टेड। प्रपोजल को मना करना, किसी भी प्रपोजल को मना करना, मेरा कहने का मतलब ये है। हाँ, मतलब आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो आपसे बदला लेने के लिए, है ना? हाँ मैम। पार्डन? हाँ जी सुविधा बोलो। है ना, यही क्वेश्चन है ना आपका कि अगर आपने रिजेक्ट कर दिया है तो उसको उस व्यक्ति का ईगो हर्ट हुआ। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि अगर उस केस में अगर वो किसी घटना को अंजाम देने की कोशिश करता है जैसे एसिड अटैक या किडनैपिंग है, तो उस टाइम पे उस क्विक हेल्प के लिए हमें क्या करना चाहिए बचने के लिए? हाँ, ये बहुत सारी घटनाएं आपने भी देखी होंगी, जैसे एसिड का फेंकना, है ना, ये उसका रिजल्ट है। लेकिन उसके लिए भी रिजेक्ट किया है तो थोड़ा सा पेरेंट्स को भी प्रोटेक्टिव होना पड़ेगा, वॉच रखनी पड़ेगी और वॉच रख के फिर, हालांकि ये बहुत संभव नहीं है, और ऐसे में वो जो उसके पेरेंट्स हैं, जो दूसरी पार्टी है, उसी को उसे गाइड करना चाहिए। लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ही ले सकती है कि अपने, जैसे कई बार देखिए ये होता है, बहुत कहते हैं कि लड़कियां आजकल, लड़के क्या सभी बिंदास हैं, रात में भी हम जाते ही हैं, काम है तो जाना भी जरूरी होता है, लेकिन अगर काम नहीं है तो यू जस्ट अवॉइड इट,
है ना, एंड टेक समबडी विद यू। I just want to know, ma'am, I just want to know, is there any helpline to protect at that तो point? अभी भारती मैडम के पास कुछ पॉइंट है इसमें जो आप हेल्पलाइन के बारे में पूछना चाह रही हैं। जी हाँ, सर, मैं वही जानना चाहती हूँ। हाँ, सुविधा आपका मैडम बता सकती है कि उनके पास हेल्पलाइन वगैरह है? मैम इसके लिए ना, मैम इसके लिए आप संबंधित जो आपका थाना लगता है उस थाने में आप उसके लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकती हैं। संबंधित एसपी को भी वो एक रिटन में दे सकती हैं। प्रिवेंटिव भी होते हैं। उसके अलावा सभी स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग हेल्पलाइन जारी की हुई है, तो आप उन हेल्पलाइन में टाइम टू टाइम पे आप इवन मतलब ट्रेन में, मेट्रो में या कहीं भी आप ट्रेवल करती हैं, वहाँ पे अलग से एक हेल्पलाइन नंबर होता है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकती हैं। और प्रिवेंटिव में यही है कि आप संबंधित थाने में इस बात की वो इंटीमेट कर सकती है, एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, एसपी को कर सकती है, आईजी को कर सकती है, मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। ओके, थैंक यू मैम। एनीथिंग एक एल्स? क्वेश्चन बबीता मैडम का और था। सुनीता बबीता मैडम से बोलिएगा जब सर एक्चुअली वो इधर नहीं है यहाँ पे। चलिए, क्या क्वेश्चन था अगर आपको पता है तो आप कीजिए। सर एक्चुअली वो पूछना चाह रही थी कि जो होती है टीन एज में उनको कैसे अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन से रोका जाए, मतलब वो जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको कैसे चेंज किया जाए। जैसे टीन एज में होती है तो एक जेन्युइन प्रोसेस से वो डील करती हैं, अट्रैक्शन होता है, तो उसको कैसे दूर किया जाए? टीन एज में जो अट्रैक्शन होता है अपोजिट सेक्स के प्रति जी, और ऐसा नेट के जो इंटरनेट है, इंटरनेट के प्रति, या फिर और चीजें होती हैं, फ्रेंड्स है, बाहर घूमना फिरना, ये सब छोड़ ये सब चीजों से कैरियर की तरफ उनको कैसे मूव किया जाए। देखिए मैडम, ये का शुरू जो नियंत्रण होता है घर से होता है। इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है वो हमारे पेरेंट्स आजकल क्योंकि ज्यादा सर्विंग है, माता मम्मियां जो हैं वो सर्विस कर रही हैं, तो जब वो फ्री होती हैं दे गिव टाइम टू द चाइल्ड, तो वो बच्चे को मोबाइल दे देती हैं, है ना। तो वो जो प्रैक्टिस है उसको शुरू से ही थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा कि जिससे आप जैसे क्लासेस चली हैं, क्लासेस के टाइम भी ऑनलाइन चली हैं, नेट से यू कांट स्टॉप इट, लेकिन जो और अलग दूसरे चैनल हैं जो रिस्की हैं उनके लिए आप बच्चे को आपको यू जस्ट हैव ए वॉच कि बच्चा क्या देख रहा है। हालांकि बच्चे आजकल बहुत क्लेवर है, वो उसको भी ब्लॉक करके रखते हैं तो इसके लिए जरूरी होगा पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। और दूसरी बात जो आपने ये बात कही कि अपोजिट सेक्स के लिए, ये अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन इट इज ए नॉर्मल फीचर, है ना। क्योंकि देखिए आप एक ऑडिपस सिचुएशन होती है, ऑडिपस सिचुएशन में आपने देखा होगा कि जो डॉटर्स होती हैं वो फादर से ज्यादा अटैच्ड होती हैं और जो बेटे होते हैं वो मदर से ज्यादा अटैच्ड होते हैं। और ये ऑडिपस सिचुएशन को हम एबनॉर्मल नहीं नॉर्मल कहते हैं, क्योंकि बच्चे में ये नॉर्मल एटीट्यूड डेवलप होने के लिए जरूरी है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब आती है टीन एज में जब हम ये कहते हैं ना बच्चे से, नहीं तुम्हें लड़के से बात नहीं करनी, नहीं तुम्हें उसके साथ वो नहीं जाना नहीं है, बात नहीं करनी है, तो यू जस्ट टेक इजी, उसको allow him or her to have the conversation with that child। और जैसे कि लड़की लड़की फ्रेंड होके बातचीत करती हैं, आजकल तो बहुत हेल्दी एटीट्यूड हो रहा है हमारे जो, क्योंकि पेरेंट्स इंटेलिजेंट हो रहे हैं, दे नो हैंडलिंग, इसलिए जो बच्चे भी हैं उनमें भी बहुत कहना चाहिए कि दे डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ, हमारे जो हिंदी मीडियम कॉलेज है उनमें मैंने देखा है कि आप जैसे हम डिस्कस करना शुरू करते हैं, मान लीजिए कोई भी मोटिव डिस्कस करते हैं, उसमें हम सेक्स की बात करते हैं, तो लड़कियां नीचे नजर झुका लेती हैं या करेंगी, मतलब अजीब सा रिस्पांस होता है। तो ये हमें बताना है कि सेक्स इज द पार्ट ऑफ लाइफ,
लेकिन जैसे कि हम तो कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जैसे भूख है, प्यास है, उसी तरीके से ये एक आवश्यकता है। बट ये जो एबनॉर्मेलिटी है, ये इन लोगों के जो दिमाग है, ये सोच दिमाग जो ये अपराध करते हैं, ये इनके दिमाग वो हो चुके हैं, जैसे कहते हैं ना एबनॉर्मेलिटी है ये। दिस इज द टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटी आई विल से। लेकिन टीन एज में वही वाली बात है, पेरेंट्स हैव टू बी द फ्रेंड ऑफ द चाइल्ड एंड she or he has to guide what is right, what is wrong, and you just leave the wrong way, you just go on right track। क्योंकि देखिए हम पिक्चर देखते हैं, ये टीवी देखते हैं, इसमें भी फैमिली के साथ बैठ के देखते हैं, तो आप पेरेंट्स को डिस्कस करना चाहिए कि भाई इसने ये किया इसलिए ऐसा हुआ, तो उसके बैड कॉन्सिक्वेंसेस जब पता चलेंगे तो बच्चा तब समझने लगेगा। टीन एज में भी ये दिस इज अ very very difficult situation। every parent has to be take it very carefully, seriously। वो खुद ही गुस्सा ना करें, पेशेंस से सिचुएशन को डील करें और बताएं कि भाई वो फ्रेंड है तो इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ गलत ट्रैक पे जाए तो यू जस्ट स्टार्टिंग से ही मैं कह रही हूँ कि प्लीज एक डीप वॉच रख के और शुरू में ही उसको कंट्रोल कर देंगे तो बच्चा सही सही रास्ते पर चलने लगेगा। क्योंकि देखिए हमारे पेरेंट्स भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हमारी मदर भी, मैंने तो 10th क्लास से नॉवल पढ़ना शुरू किया है और पढ़ती थी मैं, लेकिन मेरी मदर भी पढ़ती थी और उसके साथ मुझे ये भी बताती थी कि इसमें ये गलत है और इसमें ये सही है। तो उसी से जो बच्चा है वो राइट ट्रैक पर चलना सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप नॉवल पढ़ने की परमिशन दे दें, लेकिन आपको यू हैव टू गाइड, यू हैव टू कोऑपरेट, यू हैव टू हेल्प द चाइल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। थैंक यू वेरी मच मैम। ओके, इट इज राइट और नॉट? नो मैम, इट्स हेल्पफुल। इंदु मैडम आप करिए आगे। प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर रेणु अग्रवाल हमारी प्राचार्य, देखती हूँ अभी कहाँ है। हाँ बोलना पड़ेगा, शी इज ऑनलाइन और नॉट? ऑनलाइन नहीं है मैडम। हाँ हाँ बस आ रही हैं। एक मिनट आपका लेना चाहूंगी। मैंने मैडम इंदु जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि मैंने एक एनजीओ खोल रखा है। मैंने रिटायरमेंट के बाद इस एनजीओ के माध्यम से मैं काउंसलिंग कर रही हूँ। जो भी छोटे स्कूल के बच्चों से मेरा संपर्क हुआ है। मैं अपने महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम बच्चों को हेल्प भी कर रहे हैं जो फीस वगैरह देने में, और जो समस्याएं आती हैं जैसे डिप्रेशन की, स्ट्रेस की, इन सबको भी सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं अपने इसी काउंसलिंग सेल के माध्यम से और संस्था के माध्यम से, जो विद्या एक प्रयास संस्था मैंने स्टार्ट की है स्माइल डिग्री कॉलेज से रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, थैंक यू मैडम। मैं अब अपने महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रेणु अग्रवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो कुछ कहें, 2 शब्द। थैंक यू मैडम। सबसे पहले तो मैं इस वेबिनार के आयोजक डॉक्टर इंदु शर्मा और डॉक्टर वैभव जैन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन दोनों ने बहुत शॉर्ट नोटिस पर इस वेबिनार को आयोजित किया। मैंने कल ही इंदु शर्मा जी को ये नोटिस दिया था, ये था कि वेबिनार करा दीजिए। उन्होंने तुरंत मैडम से बात की और ये वेबिनार आयोजित किया। इसके बाद मैं डॉक्टर भारती शर्मा जी, डॉक्टर आशा भटनागर जी की बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय हमारे बच्चों को दिया, उन्हें विधिक और साइकोलॉजिकल दोनों ही बहुत सारी जरूरतें पूरा कैसे की जाएं उसके संबंध में ज्ञान दिया। बच्चों की प्रॉब्लम हम सभी समझते हैं कि लाइफ का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होता जिसमें कि चैलेंज ना हो। हर एज पर कुछ ना कुछ चैलेंज होते हैं,
उन चैलेंज का सामना हम हिम्मत से ही कर सकते हैं। जहां तक साइकोलॉजी का सवाल है, बच्चे डरते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में मान्यता यह है कि अगर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास गए तो इसका मतलब हम हमें कोई मेंटल प्रॉब्लम है। मैं बच्चों से यही कहूंगी, इसको मेंटल प्रॉब्लम ना समझे। हर स्टेज, क्योंकि हर बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो अपने आप निकाल सके। बच्चे अपने माँ बाप को, अपने टीचर्स को डरे उनसे, पर उनको अपना दोस्त भी समझें। उसको डर को इतना हावी ना करें कि अपनी प्रॉब्लम्स को उनसे छुपाते रहें। मैं अपने बच्चों से बस यही कहना चाहूंगी कि लाइफ में गलती सबसे हो सकती है। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाती है तो आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स को जाकर बताएं या अपने टीचर से बात करें, क्योंकि अल्टीमेट सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का आपके पेरेंट्स ही निकालेंगे। इसलिए डरे नहीं। गवर्नमेंट ने हमारी सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं। मैं बच्चों से ये भी कहना चाहूंगी कि जो कानून हमारी सुरक्षा के लिए बने हैं, लड़कियां उनका मिसयूज ना करें, उन्हें अपने यूज के लिए ही रहने दें, क्योंकि हमारे यहाँ कानून बनते हैं, उनका सबसे पहले मिसयूज होना शुरू हो जाता है। मैं सब एक प्रिंसिपल होने के नाते बच्चों से यही कहूंगी कि जो चीज हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है उसे अपनी सुरक्षा के लिए ही उपयोग करें, उसका मिसयूज ना करें। उसके बाद में सब आप मैडम का, डॉक्टर भारती शर्मा जी का, डॉक्टर आशा भट्टाचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमारे बच्चों को इतनी अच्छी जानकारी उन्होंने प्रदान की है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मैडम। अब आप लोगों का मैं भी धन्यवाद करती हूँ, डॉक्टर आशा भट्टागर जी, डॉक्टर भारती शर्मा, डॉक्टर वैभव जैन और अपने सारे बच्चों, सारे टीचर जो सब जुड़े, उन सबका भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना सारा समय दिया आपको सुनने के लिए, और बहुत सारी बातें हमने उनसे सुनी। और सुनना ही नहीं है बल्कि उनको हमें अप्लाई भी करना। अपने जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें ये देखना है कि हम किस तरह से उनसे निपट सकते हैं, किस तरह से। और इसमें हमें अपने आप को बोल्ड रखने की बहुत आवश्यकता है। जितने हम बोल्ड रहेंगे जितने ही हम उस समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। कोई समस्या अचानक आती है तो उससे हम डरे नहीं, और एक दुर्गा शक्ति का नाम लेकर के हम उसका सामना करेंगे तो शायद वो दुर्गा शक्ति वो हमें भी वो आ जाएगी और हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो डॉक्टर वैभव, अब इसका समापन करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। ठीक है मैम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अभी ये मीटिंग क्लोज करता हूँ और आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरीके से मार्गदर्शन मिलता रहेगा हमारे विद्यार्थियों को। धन्यवाद।